हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 11। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 10 तक के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, जहां से आप चेक कर सकते हैं। और हर एक पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं पार्ट में, उतने क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और इस तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 11। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक द आउटसाइड डायमीटर, मतलब आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए। दूसरा चेक द होल डायमीटर, मतलब इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन है टेपर शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए। फिर चौथा ऑप्शन है चेक द आउटसाइड थ्रेड, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चेक द आउटसाइड डायमीटर। यहाँ पर सिर्फ रिंग गेज बोला है, इसलिए इसका आंसर आता है आउटसाइड डायमीटर। यहाँ पर अगर टेपर रिंग गेज बोला जाता है या फिर थ्रेड रिंग गेज बोलते तो इसका आंसर अलग रहता, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ रिंग गेज बोला, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है चेक द आउटसाइड डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गेज। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज, दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तीसरा टेपर प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है टेपर रिंग गेज। तो जैसे आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, जिसके साइड में गो और एक साइड में नॉट गो लिखा हुआ है। तो इस गेज का जो नाम है ऑप्शन नंबर ए डबल एंडेड प्लग गेज, क्योंकि ये हमारा प्लग गेज है जिसके सहायता से हम इंटरनल होल के कोई भी साइज हम चेक करते हैं। तो और जो ये गेज है ये हमारा डबल एंडेड प्लग गेज है, क्योंकि इसके दोनों एंड है गो और नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनिश प्रोसेस कैरी आउट द एब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस की अगर हमें फिनिशिंग करना है एकदम, जैसे बोला गया फिनिशिंग प्रोसेस के लिए कौन से ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनल सरफेस को अगर हमें फिनिश करना है तो उस समय कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैपिंग, दूसरा होनिंग, तीसरा ग्राइंडिंग और चौथा है फाइलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वह फिनिशिंग प्रोसेस है जिसके सहायता से हम एब्रेसिव के साथ हम इंटरनल प्रोफाइल को या फिर इंटरनल सरफेस को फिनिश करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होनिंग। ध्यान में रखें कि होनिंग हमारा एक फिनिशिंग का लास्ट स्टेप है, जिसके सहायता से हम इंटरनल होल की ही फिनिशिंग कर सकते हैं होनिंग के सहायता से, जिसमें एक स्टिक लगा होता है, एब्रेसिव का एक स्टिक लगा होता है जो सिलेंडर का इंटरनल सिलेंडर का सरफेस को फिनिशिंग के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्नैप गेज, दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तीसरा टेपर रिंग गेज और चौथा है टेपर प्लग गेज। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी टेपर प्लग गेज, क्योंकि प्लग गेज हमारा इस तरह से लंबा आकार में होता है और इसका सामने वाला भाग देख सकते हैं टेपर में है, इसलिए इसे बोला जाता है टेपर प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आसान चार्जिंग और तेज गति से काटने के लिए कौन से लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा क्लोज ग्रेन आयरन और चौथा ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आसान चार्जिंग और तेज गति से काटने के लिए कौन से लैपिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉपर एंड ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो गेजेस का डायग्राम है। तो इसमें एक्स के रूप में जो दिखाया गया है इस वाले पार्ट का नाम क्या है। गेज का डायग्राम तो है, लेकिन इस जो ये दूसरे नंबर का जो आपको गेज दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया है गेज का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज गो एंड, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज नॉट गो, तीसरा ऑप्शन है रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड पिच गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम पर एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज नॉट गो एंड है।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉट गो एंड है, और ये दूसरा जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है ये हमारा गो एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैप मटेरियल इज एक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इन वर्न आउट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी लैप सामग्री सस्ती होती है और खराब होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा लीड और चौथा है ब्रॉन्ज। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैप की कौन सी मटेरियल है जो खराब होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा थ्रेड प्लग गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा है टेपर प्लग गेज। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है गेज का, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड प्लग गेज। क्योंकि इसके पहले भी हमने प्लग गेज को देखा है, लेकिन इस पे आप देख सकते हैं थ्रेड दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम है थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिश वेरी स्मॉल होल। बहुत छोटे होल की सही ढंग से फिनिश करने के लिए लैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एब्रेसिव कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा डायमंड, तीसरा बोरॉन कार्बाइड और चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुत छोटे होल को सही ढंग से फिनिश करने के लिए लैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एब्रेसिव कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ वर्कपीस। एक जॉब का इंटरनल डायमीटर चेक किया जा रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल लेग कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर, तीसरा पेयर ऑफ जॉ बाय यूजिंग स्लिप गेज और चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। तो जैसे स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है एक जॉब का, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट के सहायता से जॉब का इंटरनल साइज चेक किया जा रहा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेयर ऑफ स्पेशल जॉ बाय यूजिंग स्लिप गेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्लिप गेज का पेयर है जो स्पेशल जॉ के सहायता से इंटरनल डायमीटर को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, दूसरा मीडियम इफेक्टिव ऑपरेशन, तीसरा डिक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी और चौथा ऑप्शन है डिक्रीज कटिंग एबिलिटी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लैपिंग व्हीकल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड साइज यूजिंग स्लिप गेज। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है स्लिप गेज का, जिसके सहायता से जो प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है ये हमें पहचानना है। ध्यान रखिए जो प्रोसेस किया जा रहा है इससे स्लिप गेज एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और जिससे स्लिप गेज की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन रिंगिंग, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा ग्लेजिंग और चौथा है लोडिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज की यह कौन सी विधि है जिसके सहायता से स्लिप गेज का साइज बढ़ाया जाता है, तो इस प्रोसेस का नाम है ऑप्शन नंबर ए, रिंगिंग। रिंगिंग मतलब होता है एक दूसरे के साथ घिसना, जिससे स्लिप गेज एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हेवी स्टॉक रिमूवल। जैसे क्वेश्चन में बोला है किस प्रकार का एब्रेसिव मटेरियल बाहरी रूप से कठोर होता है और भारी स्टॉक हटाने के लिए लैपिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा बोरान कार्बाइड और चौथा है डायमंड। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि किस प्रकार का एब्रेसिव मटेरियल बाहरी रूप से कठोर होता है और भारी स्टॉक हटाने के लिए लैपिंग में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए यह कौन सा गेज है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है।
तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाया गया है गेज, जिसके सहायता से एक्सटर्नल शाफ्ट का डायमीटर चेक किया जाता है। तो इस गेज को क्या कहा जाता है, कौन सा गेज कहा जाता है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज गो एंड, दूसरा प्लग गेज गो एंड, दूसरा रिंग गेज नॉट गो एंड, और चौथा ऑप्शन है प्लग गेज नॉट गो एंड। तो जैसे आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है एक गेज का, जिसके सहायता से एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जाता है शाफ्ट का, तो ये कौन से टाइप का गेज है ये हमें पहचानना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज गो एंड। गो और नॉट गो कैसे पहचानना है, तो इसके पहले एक क्वेश्चन आया था सेम इसी डायग्राम का, जिसमें नॉट गो दिखाया गया था। तो नॉट गो में क्या होता है, बीच में एक स्लॉट कटा होता है, जिससे पता चलता है कि ये हमारा नॉट गो, ये रिंग गेज है, और ये इसमें कोई स्लॉट वगैरह नहीं है, इसलिए इसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा रिंग गेज जो है गो एंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग व्हीकल इज यूज फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉय। वह कौन सा लैपिंग व्हीकल है जिसके सहायता से तांबे और उसके मिश्र धातु को लैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेजिटेबल ऑयल, दूसरा मशीन ऑयल, तीसरा सलुअल ऑयल, और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि तांबे और उसके मिश्र धातुओं को लैपिंग करने के लिए लैपिंग व्हीकल का उपयोग, कौन से लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। लैपिंग व्हीकल मतलब ध्यान में रखें कि एक लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन जैसा लुब्रिकेशन में आता है ऑयल ग्रीस वगैरह, तो उसी प्रकार का ये लैपिंग व्हीकल है। तो जो पूछा गया था कि तांबा और उसके मिश्र धातु को लैपिंग करने के लिए कौन से लैपिंग व्हीकल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज यूज्ड। तो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके सहायता से एक लेथ चक में जॉब लगा हुआ है और जॉब का इंटरनल साइज चेक किया जा रहा है। तो जो इंटरनल जो थ्रेड वगैरह जो है जो चेक किया जा रहा है, तो ये कौन से गेज है, तो ये हमें पहचानना है। जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेज को स्क्रीन पर दिखाया गया है बड़े आकार में, तो ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा थ्रेड प्लग गेज, तीसरा स्क्रू पिच गेज, और चौथा है थ्रेड कैलिपर गेज। तो स्क्रीन पर आपको जो गेज दिखाया गया था, जो जिसके सहायता से जो आपका ये अंदर वाले भाग को चेक किया जा रहा था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड प्लग गेज। इसके पहले भी थ्रेड प्लग गेज का क्वेश्चन आया था, वहां पर मैंने बताया था कि इसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, जिसके सहायता से जॉब का इंटरनल थ्रेड चेक किया जा रहा है। तो ये हमारा है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट ऑफ एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। कौन सा लैपिंग एब्रेसिव है जिससे सबसे कठोर, जो सबसे कठोर है और टंगस्टन कार्बाइड को लैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा बोरान कार्बाइड, तीसरा डायमंड, चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा लैपिंग एब्रेसिव है, एब्रेसिव का मटेरियल है जो सबसे कठोर होता है और टंगस्टन कार्बाइड को लैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस की लैपिंग करने के लिए लैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है, या फिर इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए लैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है, या फिर लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल गोलाकार सरफेस को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लैपिंग टूल का, या फिर चौथा ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, या फिर इंटरनल जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है इसे फिनिश करने के लिए लैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस। लैपिंग टूल यूज फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस को फिनिश करने के लिए लैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फ्रॉम अ न्यू स्ट्रक्चर। एक नई संरचना बनाने के लिए गर्म स्टील को तेजी से ठंडा करने का नाम क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, एक नई स्ट्रक्चर बनाने के लिए गर्म स्टील को तेजी से ठंडा करने का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेराइट, दूसरा एस्टेनाइट, तीसरा मार्टेनसाइट, और चौथा है पेरलाइट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नई संरचना बनाने के लिए गर्म स्टील को तेजी से ठंडा करने का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी मैटनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेसिस्टेंट ऑन स्टील। स्टील पर काटने की क्षमता और घिसाव के प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्रिया क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, दूसरा है एनलिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग, चौथा है हार्डनिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टील पर काटने की क्षमता और घिसाव के प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सटर्नल ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेसिस्टेंस इन स्टील। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अत्यधिक भंगुरता को दूर करने और स्टील में कठोरता और सदमे प्रतिरोध को प्रेरित करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, दूसरा है एनलिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग, चौथा है हार्डनिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब वह कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके सहायता से एक्सटर्नल ब्रिटलनेस को हटाया जाता है और उसमें टफनेस एंड अचानक पड़ने वाली जो लोड होता है उसे वो क्षमता होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग। ध्यान में रखिए कि जब हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं तो टेम्परिंग इसलिए किया जाता है जिसके सहायता से ब्रिटलनेस को कम किया जाता है और इसमें टफनेस की गुणधर्मता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू एस्ट्रोनाइट स्टार्ट एट 723 डिग्री ऑन सेल्सियस इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में 723 डिग्री ऑन सेल्सियस से एस्ट्रोनाइट में संरचना का परिवर्तन प्रारंभ होने वाला तापमान कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, तीसरा मेल्टिंग टेम्परेचर और चौथा ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे क्वेश्चन में पूछा है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में 723 डिग्री ऑन सेल्सियस से ऑस्टेनाइट में संरचना का परिवर्तन प्रारंभ होने वाला तापमान कौन सा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर अ रैपिड ऑफ टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टील को आवश्यक तापमान पर गर्म करने और उसी तापमान में कुछ समय तक रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शोकिंग, दूसरा हीटिंग, तीसरा क्विंचिंग और चौथा है हार्डनिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीट, मतलब मेटल को कुछ वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेटल को गर्म किया जाता है और उसी टेम्परेचर पर कुछ देर तक रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोकिंग। ध्यान में रखें कि सोकिंग मतलब क्या होता है, जो इस टेम्परेचर में गर्म करने के बाद इसे रखा जाता है तो वो अंदर की तरफ सोक कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तवा है, उसके ऊपर जो तवा गर्म तवा होता है उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी पूरा पूरा अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे पूरा पानी खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस इफ hot steel is cooled slowly the old structure is retained and it will have fine grain that make it easily machined। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें यदि स्टील गर्म करके उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और पुरानी संरचना को बरकरार रखा जाता है और इसमें बारीक दाने होते हैं जो इसे आसानी से मशीनिंग करने हेतु बनाते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा है नॉर्मलाइजिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रक्रिया है यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और पुरानी संरचना को बरकरार रखा जाता है और इसमें बारीक जो दाने होते हैं उसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बनाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनलिंग। ध्यान में रखिए कि जो एनलिंग प्रोसेस होता है, एनलिंग करने के बाद जो अगर हार्ड मेटल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसके सहायता से हम कोई भी मशीन एनलिंग प्रोसेस करने के बाद हम मेटल के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रिन सॉल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट का पर्पज क्या है कि जिसमें ब्रिन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल और एयर का उपयोग किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है इसके लिए पहला ऑप्शन सोकिंग, दूसरा क्विंचिंग, तीसरा हीटिंग, चौथा है एस्टेनाइट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में किए जाने वाले ब्रिन सॉल्यूशन, वाटर और ऑयल और हवा का उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्विंचिंग। क्विंचिंग मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिन सॉल्यूशन बोला है, वाटर बोला है, ऑयल और एयर बोला है। तो ये भी जितने भी यहाँ पर नाम दिया है ये सब प्रोसेस होता है क्विंचिंग करने के लिए। क्विंचिंग क्या होता है कि क्विंचिंग होता है कि हीट ट्रीटमेंट में जब कोई भी मेटल को हमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे गर्म करने के बाद जिसमें ठंडा किया जाता है उसे बोला जाता है क्विंचिंग मीडिया। और क्विंचिंग मीडिया में ये सब आते हैं ब्रिन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल और एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्विंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर स्पेशल अलॉय स्टील। विशेष मिश्र धातु की क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाने वाला कौन सा मटेरियल है या फिर कौन सा मेथड है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉट क्विंचिंग मीडिया मतलब कौन सी क्विंचिंग मीडिया है जो स्पेशल अलॉय स्टील को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ब्रिन सॉल्यूशन, दूसरा वाटर, तीसरा ऑयल और चौथा है कोल्ड एयर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेशल मिश्र धातु की क्विंचिंग करने के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of removing the internal defects of steel component। स्टील कंपोनेंट जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मटेरियल के घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग, तीसरा हार्डनिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसके सहायता से हम इंटरनल डिफेक्ट को सही कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग लाइट ड्यूटी वर्क। लाइट ड्यूटी वर्क को संचारित करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। लाइट ड्यूटी वर्क मतलब क्या होता है, जो जिसमें ज्यादा लोड नहीं होता है, हेवी लोड नहीं होता है, मतलब कम लोड होता है, उसे बोला जाता है लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क के पावर ट्रांसमिटर करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल की, दूसरा वुडरूफ की, तीसरा जीव हेड की और चौथा ऑप्शन है फीदर की। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग मतलब वह कौन सा की है जिसके सहायता से पावर ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन पावर हमारा लाइट ड्यूटी वर्क होता है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सैडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ reheating the hardened steel to a temperature below 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि कठोर स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर फिर से गर्म करने के बाद ठंडा करने की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा एनलिंग, चौथा है नॉर्मलाइजिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कठोर स्टील को मतलब हार्ड स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले तापमान पर गर्म जो किया जाता है, फिर से मतलब डबल से गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, टेम्परिंग। तो टेम्परिंग ध्यान में रखिए कि जो टेम्परिंग प्रोसेस है ये हार्डनिंग करने के बाद किया जाता है। हार्ड स्टील को जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है उसके बाद किया जाता है टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है स्टील के आंतरिक गुण जैसे ताकत, क्रूरता और लचीलापन जैसे प्रभावित होते हैं उसे क्या बोला जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय टेम्परिंग, दूसरा बाय हार्डनिंग, तीसरा बाय एनलिंग और चौथा ऑप्शन है बाय नॉर्मलाइजिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बाय टेम्परिंग। तो इस तरह से आज के हम क्लास में हमने फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 11 के क्लास में हमने 30 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक